Hello and welcome students. So in this lecture we are going to cover the remaining topic from our unit 1. So प्रोग्रामिंग इन सी हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने यूनिट 1 के कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे। एक टॉपिक हमारा पेंडिंग है, उसको आज कवर कर लेते हैं। सो लेट्स रिव्यू द टॉपिक्स। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक्स थे, यूनिट का नाम था प्रोग्राम एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट। 3 पार्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट में आप प्रोग्राम के बारे में आपने यहाँ पे पढ़ा। सो व्हाट इज प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, किसी प्रोग्राम को डेवलप करते समय आपकी क्या लाइफ साइकिल होती है, दैट इज फर्स्ट टॉपिक। आफ्टर दैट वी हैव लर्नड अबाउट लैंग्वेज लेवल्स, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स वी हैव इन आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन से डिफरेंट लेवल होते हैं, कौन कौन से डिफरेंट लेवल की लैंग्वेजेस मार्केट में अवेलेबल हैं और कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इवोल्यूशन हुआ है, उनके फीचर्स के बारे में हमने यहाँ पे देखा। लैंग्वेज लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे हमने हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज, इनके बारे में पढ़ा। हाई लेवल लैंग्वेज में जितनी भी अभी एट प्रेजेंट जितनी भी लैंग्वेज हैं जैसे सी प्लस प्लस, जावा, जहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्शन वाइल इंटरेक्टिंग विद मशीन्स हमारे पास अवेलेबल होता है। और लो लैंग्वेज देयर इज नो एब्स्ट्रैक्शन, जो भी कोड आपका होता है 0 और 1 की फॉर्म में, राइट। आफ्टर दैट फ्लो चार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा, कैसे हम डिफरेंट सिंबल्स का यूज फ्लो चार्ट क्रिएट करने के लिए करते हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। आज हम अपनी यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक दैट इज एल्गोरिथम, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसको फिनिश करेंगे। यहाँ पे हमें जो चीज़ देखनी है वो है प्रॉपर्टीज, किसी एल्गोरिथम की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और कैसे हम एल्गोरिथम को क्लासिफाई करते हैं, क्या उनके डिफरेंट टाइप्स है जिनको हमें यूज करना है, राइट। तो दिस इज द वे यू कैन क्रिएट एन एल्गोरिथम। तो चलिए अपना लास्ट टॉपिक एल्गोरिथम हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि एल्गोरिथम है क्या। किसी भी प्रोग्राम को जब हम लिखते हैं उसके लिए पहले हमें एक, लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें एक अप्रोच डिवाइस करनी पड़ती है, मीन्स एक अप्रोच हमें बनानी पड़ती है। वो अप्रोच क्या है, कुछ स्टेप्स की फॉर्म में होगी। मीन्स आपने एक, लेट्स सपोज आपके पास एक प्रॉब्लम है दैट इज टू फाइंड आउट सम ऑफ टू नंबर और फाइंडिंग आउट सम ऑफ टू नंबर। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे आपको वो दो नंबर एज एन इनपुट लेने पड़ेंगे, इनपुट टू नंबर्स, ठीक है। तो ये आपका पहला स्टेप हो जाएगा। आफ्टर दैट इन सेकेंड स्टेप यू नीड टू टेक वेरिएबल सी, जिसके अंदर आपने जो नंबर लिए हैं उनका सम उसके अंदर स्टोर करना होगा। एंड एट द एंड नंबर 3 मीन्स स्टेप 3, इन स्टेप 3 यू विल प्रिंट द आउटपुट, तो प्रिंट आउटपुट दैट इज सी, ठीक है। तो ये 3 स्टेप आपके बने सम रिगार्डिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो एल्गोरिथम क्या है, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आप स्टेप की फॉर्म में लिख दीजिए और ये जो स्टेप्स हैं ये सिंपल लैंग्वेज में होने चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं दैट एल्गोरिथम इज ए फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स और ऑपरेशंस फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम इन ए सिस्टमैटिक मैनर। किसी प्रॉब्लम को सिस्टमैटिक मैनर में सॉल्व करने के लिए जो भी फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स या ऑपरेशन हम लिखते हैं उसी को हम एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम है हमारे पास, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है इस मैनर में, सिस्टमैटिक,
एक सिस्टमेटिक मैनर में सॉल्व करना है, ठीक है, रैंडम नहीं करना है। और इसी सिस्टमेटिक मैनर में जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है, वेल डिफाइंड स्टेप्स। और जब इन स्टेप्स को आप एक फाइनाइट सीक्वेंस में लिखोगे, मीन्स वो कंप्लीटली किसी फिक्स टाइम इंटरवल में कंप्लीट हो रहे होंगे, तो उसको हम बोलेंगे एल्गोरिथम, ठीक है। इन्हीं फाइनाइट स्टेप को हम बोलेंगे एल्गोरिथम, राइट। So this is the way you can write or devise an algorithm. In another word, we can say that algorithm is a step by step problem solving procedure. किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लेते हैं उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। बेसिकली एल्गोरिथम में होता क्या है? इन एल्गोरिथम्स वी टेक सम इनपुट, हम कुछ इनपुट लेते हैं, कैरीज आउट ए नंबर ऑफ इफेक्टिव स्टेप्स। आपने इनपुट लिया, मीन्स यहाँ पे आपने कुछ इनपुट लिया, ये इनपुट है आपका इनपुट 2 नंबर। आपने कुछ इफेक्टिव स्टेप्स यहाँ पे लिए और बेस्ड ऑन दीज इफेक्टिव स्टेप्स यू हैव प्रोड्यूस्ड सम आउटपुट। तो यहाँ पर सिंपल सा अगर हम बात करें तो आपने कुछ इनपुट लिए, कुछ आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन, इनकी हेल्प से आपने कुछ आउटपुट प्रोड्यूस किया। तो ये पूरा का पूरा आपका एक एल्गोरिथम बनाता है, ठीक है। ये एक सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी, मीन्स दैट कैन बी इजीली रीडेबल और इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय यूजर। कोई भी यूजर इसको इजीली डिकोड कर सके, ये लिखा किया हुआ है, वही आपका एल्गोरिथम है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं एल्गोरिथम को लिखने के लिए। जब एल्गोरिथम लिखते हैं तो कुछ रूल्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला रूल है ईच इंस्ट्रक्शन, जो भी आप इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, शुड बी प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब क्या है? मीन्स वो क्लियरली इंडिकेट करे कि वो क्या करना चाहता है। वो क्लियर होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए, ये दो चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो अगर क्लियर होगा, सिंपल होगा, तो अपनी बात कहने में यूजर को यहाँ पे कठिनाई नहीं होगी। मीन्स जो भी आपने इंस्ट्रक्शन लिखा है अगर वो क्लियर, सिंपल और प्रिसाइज होगा तो यूजर को कोई डिफिकल्टी नहीं होगी उसे अंडरस्टैंड करने में। और दूसरा है अनएम्बिगुअस, मीन्स आपने जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है वो अनएम्बिगुअस, मीन्स उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप लिख रहे हैं कुछ और वो समझ में ही ना आए यूजर के। आपसे बोला गया सम लिखिए, तो आपने क्या किया, 2 नंबर लिए ए एंड बी, फिर आपने जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इस तरीके से लिख दिए, ए प्लस बी माइनस ए प्लस ए प्लस बी। अब अल्टीमेटली अगर आप ये देखें तो ये भी ए और बी का सम ही कर रहा है, मगर ये आपने ऐसा लिख दिया कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन एल्गोरिथम, ठीक है। तो आपका जो भी मैसेज है वो सिंपल होना चाहिए, बहुत सिंपल, ए प्लस बी, सम कर रहे हैं तो सिंपल ये होना चाहिए, ठीक है, प्रिसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ईच इंस्ट्रक्शन शुड बी एग्जीक्यूटेड इन ए फाइनाइट टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में आपका जो एल्गोरिथम है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपको ए प्लस बी करना है, 2 नंबर का सम यहाँ पे करवाना है, आपने ए प्लस बी करवाना है, तो आप इसी तरीके से इसको ए प्लस बी माइनस ए आप लिखते ही जा रहे हैं बस। ये बहुत बड़ी एक एल्गोरिथम बन गई जो एक्चुअली बहुत टाइम ले रही है और जिसका कोई औचित्य नहीं है। देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ एल्गोरिथम, क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम ले लेगी आपका, ठीक है। तो हमें ऐसा कोड लिखना है जो एक फाइनाइट टाइम में काम करे, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका जो एग्जीक्यूशन हो एक फाइनाइट टाइम, एक लिमिटेड टाइम में होना चाहिए। नेक्स्ट है वन और मोर इंस्ट्रक्शन शुड नॉट बी रिपीटेड। ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि आपकी जो इंस्ट्रक्शन हो वो इनफाइनाइट टाइम यहाँ पे रिपीट ना हो, नहीं तो वो आपकी एक बेकार एल्गोरिथम है, ठीक है। तो हमेशा आपको फाइनाइट टाइम में यहाँ पे अपने
जो स्टेप्स हैं उनको एग्जीक्यूट करवाना है और इन इंस्ट्रक्शन को बार बार रिपीट नहीं करवाना है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, रिपीट नहीं करवाना है, तभी आपकी एक अच्छी एल्गोरिथम मानी जाएगी। आफ्टर दैट, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस, द डिजायर्ड रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड। आप चाहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम के लिए एक सोल्यूशन हम प्रपोज कर रहे हैं और आपने एल्गोरिथम लिख दी और उस एल्गोरिथम का कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो दैट इज नॉट ए गुड एल्गोरिथम। ठीक है, इसका कोई प्रॉपर आउटपुट निकलना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। So these are the basic rules while writing an algorithm. It should be precise, it should be unambiguous, कोई कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी, जितना सिंपलर आप इसको बना सकते हैं उतना सिंपलर इसको बनाइए। इसी फाइनाइट टाइम में सारे के सारे जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट होने चाहिए। कोई भी इंस्ट्रक्शन रिपीट नहीं होना चाहिए और इनफाइनाइट टाइम के लिए रिपीट नहीं होना चाहिए। और जो भी हम इंस्ट्रक्शंस लिखें उनका कोई डिजायर्ड आउटपुट निकलना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दीज आर द रूल्स वाइल राइटिंग एन एल्गोरिथम, राइट? प्लीज keep in mind that we need to abide by these rules, show that we have a proper algorithm, and based on that algorithm we will write a program. ठीक है, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज या फीचर कुछ भी बोल सकते हैं आप, या इनको आप सिंपल वर्ड में रूल्स भी बोल सकते हैं। तो एल्गोरिथम के हमारे पास कुछ रूल्स, कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ फीचर्स हैं। पहला फीचर है एल्गोरिथम should be non-ambiguous, means each instruction should be clear and precise. There should be no conflicting meaning. ठीक है, तो अगर आपकी एल्गोरिथम A+B के लिए आपने लिखी है, आपने लिख दिया इतना बड़ा जो मैंने आपको इससे पहले बताया था, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग और बहुत अजीब सी हो रही है। ठीक है, इन स्टेप्स का कोई मीनिंग नहीं है, सिंपली इसको लिखिए, इससे आप अपना सम ऑब्टेन कीजिए। इससे होता क्या है, आपके एल्गोरिथम की इफेक्टिवनेस भी इंप्रूव होती है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है रेंज ऑफ इनपुट। इट शुड बी स्पेसिफाइड, मीन्स जो भी आप रेंज देंगे अपने एल्गोरिथम में वो स्पेसिफाई करना जरूरी है। अगर आपने स्पेसिफाई नहीं की रेंज, तो आपकी जो एल्गोरिथम है वो इनफाइनाइटली रन करती रहेगी। ठीक है, सो इन लेट सपोज अगर आपके पास एक प्रॉब्लम है दैट वी नीड टू राइट एन एल्गो फॉर ए प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। इसी नंबर का आपको फैक्टोरियल यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए लेट सपोज आपको एल्गोरिथम लिखनी है, तो आप कैसे लिखेंगे? आपने एल्गोरिथम लिखी कि आई की वैल्यू, सॉरी एक जैसे लेट सपोज आपके पास 5 है, इस नंबर का आपको फैक्टोरियल निकालना है, तो इसके फैक्टोरियल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 5 को उसके नीचे जितने भी नंबर हैं उन सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही तो होता है फैक्टोरियल। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो भी आपका आउटपुट निकलेगा वो आपका फैक्टोरियल हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे अब ऐसा नहीं करना है कि लेट सपोज आपने 5 को मल्टीप्लाई किया अप टू इनफाइनाइट नंबर, आपने कुछ ऐसी रॉन्ग कंडीशन लिख दी जहाँ पे आपने रेंज ऑफ इनपुट आपने स्पेसिफाई नहीं की, और आपका 5 का मल्टीप्लिकेशन 4 से हुआ, फिर 3 से हुआ, फिर 2 से हुआ, फिर 1 से हुआ, फिर 0 से हुआ, फिर -1 से हुआ, घूम घाम के -1 लाख तक चले जा रहा है। तो ये बहुत बेकार एक सोल्यूशन है, दिस इज नॉट ए गुड सोल्यूशन। तो आपको रेंज ऑफ इनपुट क्लियर करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत ध्यान देना है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिसिटी। आप कोई भी एल्गोरिथम लिख रहे हैं, उसको लिखने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं।
जैसे मैंने अभी बताया था, सम को लिखने के मल्टीपल तरीके से हो सकते हैं, मगर यहाँ पे आपको बेस्ट सोल्यूशन प्रपोज करना है हमेशा। आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने वर्स्ट सोल्यूशन प्रपोज कर दिया, तो बेस्ट सोल्यूशन उसमें से निकालना है और उसको प्रपोज करना है, राइट। इसको देख लेते हैं एक बार। द सेम एल्गोरिथम कैन बी रिप्रेजेंटेड इनटू सेवरल डिफरेंट वेज। दैट मीन्स we can write in simple English the sequence of instruction or in the form of pseudocode. Pseudo means आपके प्रोग्राम लिखने से पहले जो आप कोड लिखते हो, that is an algorithm, उसको हम pseudo code बोलते हैं, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। हमें सिंपली ये देखना है जहां पे आपकी मेमोरी में स्पेस वो एल्गोरिथम कम ले, और दूसरा वो मिनिमम टाइम में आपका रन हो। इन दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, तो आपका एक सोल्यूशन है वो अच्छा माना जाएगा, राइट। नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड फिर वही बात आई कि जो आपकी एल्गोरिथम है वो इफिशिएंट होनी चाहिए, सो दैट इट कैन रन इन मिनिमम टाइम, ठीक है। मिनिमम टाइम में आपकी जो एल्गोरिथम है वो रन हो। आफ्टर दैट फाइनाइटनेस, आपके जो स्टेप्स लिखे हों वो फाइनाइट होने चाहिए। ऐसा ना कि बस आपके स्टेप्स चलते ही जा रहे हों, चलते ही जा रहे हों, इनफाइनाइटली आपके स्टेप्स चलते ही जा रहे हों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देनी है आपको। मीन्स ऑपरेशन शुड टर्मिनेट प्रॉपरली। तो ये आपके बेसिक फीचर्स हैं ऑफ एल्गोरिथम। फर्स्ट थिंग इज नॉन एम्बिगुअस, इट शुड बी नॉन एम्बिगुअस, it should have specific range of input. We can have multiple approaches to solve a problem. It should run with fast speed, means time complexity will be less, and all the steps should be finite. Within a time, those instructions should be executed. So this is the way you can elaborate or write down your features, that is regarding algorithm. यहाँ पे आपके फीचर्स और जो भी आपके एल्गोरिथम की प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमने कंसोलिडेट कर दी। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को डिफरेंट वेज में क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन द सोल्यूशन प्रपोज्ड। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखें तो सबसे बेसिक सोल्यूशन है, दैट इज ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम। ब्रूट फोर्स का मतलब ये है कि आपको सम के लिए कोई प्रोग्राम बनाने को बोला गया और आपने सिंपली दो इनपुट लिए, इनपुट का सम करके किसी थर्ड नंबर में डिवाइस कर दिया और सेट कर दिया, और उसको एज एन आउटपुट आपने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट सोल्यूशन है। सो ब्रूट फोर्स मींस प्रोवाइडिंग ए सिंपल सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम का सिंपल सॉल्यूशन प्रोवाइड करना ही ब्रूट फोर्स है। The simplest possible algorithm that can be devised to solve a problem is called brute force, ठीक है। So it can means every algorithm can be solved with the help of brute force approach। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है आपके पास, किसी भी एल्गोरिथम में आपको बेसिकली दो चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट थिंग इज टाइम एंड सेकेंड वन इज स्पेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं जब हम एल्गोरिथम लिखते हैं, राइट। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फर्स्ट इज टाइम एंड सेकेंड इज स्पेस। टाइम का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आपकी पूरे एल्गोरिथम को रन होने में, जब आप इसके द्वारा कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो इसको रन होने में कितना टाइम लगा, और ये जो आपने एल्गोरिथम लिखी है उसको हम अगर प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो मेमोरी में कितना स्पेस लेगा। तो स्पेस इन मेमोरी और टोटल टाइम। अब यहाँ पे ब्रूट फोर्स में क्या होता है कि आपने सिंपल सोल्यूशन ले लिया मगर आपने इन दोनों चीज़ों का कोई ध्यान नहीं रखा, तो इट मीन्स दिस इज नॉट ए गुड अप्रोच। यहाँ पे आपने ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाया, आपने सिंपली क्या किया, सिंपल सोल्यूशन ढूंढा और उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है आपका ग्रीडी।
ग्रीडी का मतलब है यहाँ पे, ग्रीड मतलब होता है लालच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जितने भी सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल होते हैं उन सारे सोल्यूशन को चेक करते हैं, और जो बेस्ट होता है, जो सोल्यूशन हमारे पास सबसे बेस्ट अवेलेबल होता है, उसको हम कंसिडर करते हैं, दैट वी विल बी यूजिंग दैट सोल्यूशन फॉर राइटिंग आवर प्रोग्राम। सो इट इज नोन एज ग्रीडी एल्गोरिथम। यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का भी ध्यान रखा जाता है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का भी ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका रिकर्सिव। रिकर्सिव का मतलब होता है सिंपली खुद को बार बार कॉल करना। प्रोग्रामिंग वर्ड में रिकर्सिव का मतलब होता है खुद को ही बार बार कॉल करना। अब इसका मतलब क्या है, लेट सपोज आपने एक प्रोग्राम लिखा है फैक्टोरियल के लिए, तो आप क्या करेंगे फैक्टोरियल के प्रोग्राम के लिए, अगर मैं सिंपली बात करूं, मैं आपको पेंट में लिख के बताता हूँ। यहाँ पे रिकर्सिव का मतलब क्या है, लेट सपोज आपको मैं बोलता हूँ कि फैक्टोरियल के लिए एक प्रोग्राम लिखिए, ठीक है। तो फैक्टोरियल के प्रोग्राम आप कैसे लिख सकते हैं, आप एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको मेन लॉजिक बताऊंगा। यहाँ पे फंक्शन फैक्ट, उसके अंदर मैं पास कर दूं वैल्यू, जो भी जिस नंबर का भी आपको फैक्टोरियल निकालना है। अब यहाँ पे मुझे चेक करना है इफ फैक्ट इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम पॉजिटिव नंबर के लिए ही देखेंगे, तो यहाँ पे रिटर्न कर दीजिए आप सिंपल 1। और अगर 0 नहीं है, यहाँ पे एल्स में हम ये भी लिख सकते हैं कि एल्स इफ फैक्ट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। इक्वल और ग्रेटर देन, सॉरी, ग्रेटर और इक्वल टू 1, दूसरा ये है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न फैक्ट n माइनस 1, सॉरी यहाँ पे फैक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे n आएगा, दोनों जगह आपका n आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, सेम फंक्शन को बार बार कॉल किया। तो लेट सपोज अगर आपको 5 के लिए फैक्टोरियल निकालना है, अगर 5 के लिए आपको फैक्टोरियल निकालना है, तो 5 के केस में क्या होगा, आपका एल्स वाले ब्लॉक में जाएगा और दोबारा से आपका क्या कॉल होगा, फैक्ट 4, ठीक है। फैक्ट 4 कॉल करेगा फैक्ट 3 को, फैक्ट 3 कॉल करेगा फैक्ट 2 को। यहाँ पे एक हमने मिस्टेक कर दी है, आपके एल्स ब्लॉक में n इंटू फैक्टोरियल करना पड़ेगा हमें, ठीक है, नहीं तो हमें प्रॉपर फैक्टोरियल नहीं मिलेगा। यहाँ पे फैक्ट 3 आपका कॉल करेगा फैक्ट 2 को, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी कॉलिंग होती रहेगी। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही लग रहा है, ठीक है। फैक्ट, तो 5 वाला क्या करेगा, 5 वाले ने क्या किया, 4 को कॉल किया, 4 वाले ने 3 को, 3 वाले ने 2 को, 2 वाले ने 1 को। जैसे ही हम 1 को कॉल करेंगे उसके बाद 0 पे आएंगे, तो 0 पे क्या हो जाएगा, हमें 1 मिल जाएगा। तो इसने रिटर्न क्या किया, 1 कर दिया, ठीक है। तो 0 वाला 1 रिटर्न कर देगा। अब 1 वाला यहाँ गया, 1 के केस में क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1। फिर आप ऊपर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऊपर 1 इंटू 1 हो गया। ऊपर आपको जो भी इसका आउटपुट मिलेगा इंटू 2 हो जाएगा। फिर ऊपर जो भी इसका आउटपुट मिलेगा इंटू 3 हो जाएगा। ऊपर जो भी इसको आउटपुट मिलेगा 4 हो जाएगा, और ऊपर आपका जो भी आउटपुट मिलेगा 5 हो जाएगा। तो हुआ क्या है, यहाँ पे आपने एक ही फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स कॉल किया है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप रिकर्शन हमारे डेटा स्ट्रक्चर के जो प्रोग्राम हैं, जो हमने वीडियो लेक्चर सीरीज बनाई है, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। आई थिंक स्टैक एंड क्यूज वाले जो हमारे लेक्चर्स हैं उसमें आपको रिकर्शन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो रिकर्सिव एल्गोरिथम क्या होती है, जहाँ पे आप कोई फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन को बार बार, फंक्शन क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए आप बनाते हैं, और इस फंक्शन के थ्रू क्या
होगा यही फंक्शन दोबारा कॉल हो जाएगा। तो एक लूप सा चलते रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। जब तक ये कंडीशन, जैसे हमारी जीरो वाली कंडीशन थी ना, वो कंडीशन नहीं मेट हो जाती, जब तक ये कंडीशन मेट ना हो जाए, तो ये फंक्शन खुद को ही कॉल करता रहेगा, ठीक है। It means we just need to think about the existing cases and the solution of the simplest subproblem will be handled automatically, ठीक है। एक सिंपल सा हमें छोटा सा सोल्यूशन प्रपोज करना है और उसी अप्रोच को हमें बार बार यूज करना है, वो है आपका रिकर्सिव एल्गोरिथम। नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ है आपका बैक ट्रैकिंग। यहाँ पे क्या होता है, लेट सपोज आपके पास 3 सोल्यूशन है, अभी 3 सोल्यूशन हमें मिले नहीं है, हमें क्या करना है, पहला सोल्यूशन करा चला के देखना है। पहले सोल्यूशन में अगर हमें आउटपुट मिल गया तो दैट्स ओके, हम सिंपली इसके थ्रू हम प्रोग्राम लिख लेंगे। अगर नहीं मिलता है तो हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, दूसरी अप्रोच पे। यहाँ पे अगर मिल गया तो ओके, और हम प्रोग्राम लिख लेंगे। अगर यहाँ पे भी नहीं मिलता है तो हम तीसरी अप्रोच पे जाएंगे, ठीक है। बैक ट्रैकिंग मतलब हमें एक जगह पे सोल्यूशन नहीं मिला तो हम दोबारा से वापस आए और हमने दूसरे सोल्यूशन को यूज कर लिया। दूसरा सोल्यूशन भी अगर प्रॉपर नहीं है तो हमने तीसरे सोल्यूशन पे पहुंच गए। तो बेसिकली ये एक इम्प्रूवमेंट है ओवर ब्रूट फोर्स अप्रोच, सिमिलर टू ब्रूट फोर्स है मगर एक इम्प्रूवमेंट है उसके ऊपर। तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास सोल्यूशन अवेलेबल रहते हैं, राइट, उसमें से हम जो जिस पॉसिबल सोल्यूशन से हमारी अप्रोच और हमारा आउटपुट निकल रहा है, हम उसको यूज कर लेते हैं और सिंपली वो हमारी फाइनल एल्गोरिथम हो जाएगी, राइट। तो ये है आपका बैक ट्रैकिंग। नेक्स्ट है आपका डिवाइड एंड कनकर, तोड़ो और जीतो। आपकी कोई प्रॉब्लम है, उसको आपने मल्टीपल सब पार्ट में तोड़ा। प्रॉब्लम 1 है, इसको आपने क्या किया, प्रॉब्लम 2 और प्रॉब्लम 3 में कन्वर्ट कर दिया। प्रॉब्लम 2 को आपने कन्वर्ट किया प्रॉब्लम 4 और प्रॉब्लम 5 में। तो यहाँ पे आपकी 5 सब प्रॉब्लम हो गई। आपने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, इन दोनों को कंबाइन करके आपने P2 को सॉल्व किया, P3 को सॉल्व किया। फिर जब दोनों कंबाइन करोगे तो आपको पूरी की पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो डिवाइड एंड कनकर में क्या है, आप सब प्रॉब्लम्स में अपनी पूरी प्रॉब्लम्स को डिवाइड करेंगे और इंडिविजुअल प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट कंबाइनिंग ऑल द सब प्रॉब्लम्स यू कैन हैव ए प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, राइट। दिस इज डिवाइड एंड कंकर। नेक्स्ट है आपका डायनेमिक प्रोग्राम। यहाँ पे क्या होता है कि पास्ट में हमने जितने भी सॉल्यूशन प्रपोज किए हैं उन्हीं को यहाँ पे अप्लाई करना है। लेट सपोज सम के लिए आपने एक प्रोग्राम लिखा है जहाँ पे आपने a+b एक ये लॉजिक दिया हुआ है। अगर आपको चाहिए कि आपको परसेंटेज निकालना है, लेट सपोज आपके पास 4 वैल्यूज दी हैं और उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग परसेंटेज निकालना है। लेट सपोज वी हैव ए स्टूडेंट एंड दिस स्टूडेंट इज हैविंग मार्क्स इन 4 सब्जेक्ट, 91, 92, 93, 94। तो यहाँ पे अगर आपको इस स्टूडेंट की परसेंटेज निकालनी है तो आप क्या करोगे, आपने ऑलरेडी सम का प्रोग्राम देखा हुआ है तो इसी को यहाँ पे अप्लाई करोगे। इसके थ्रू आप इन सब का सम निकालोगे, सम निकालने के बाद आप परसेंटेज निकाल लोगे। तो ऑलरेडी जो सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है उस सोल्यूशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे। तो इसको बोलते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम। Remembering the past and apply it to the future to find out corresponding result, राइट। तो यहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंप्रूव हो जाती है, हमें टाइम बहुत कम लगता है, ठीक है। लास्ट है रेंडमाइज्ड एल्गोरिथम। ये बेसिकली सिंपल रैंडम नंबर्स के बेसिस पे बनती है। मीन्स हमने रैंडमली कोई भी अप्रोच होगी उसको ले लेते हैं और उसके बेस पे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये 7 टाइप के आपके डिफरेंट एल्गोरिथम हैं जो आप अपनी प्रोग्रामिंग वर्ड में यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, राइट। पहला था आपका ब्रूट फोर्स, आफ्टर दैट वी हैव ग्रीडी एल्गोरिथम,
Next is recursive. Then we have backtracking, divide and conquer, dynamic programming, and at the end we have randomized. So these all are different types of programming algorithm that we use to write a proper program with the help of C language. नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम है दैट राइट एन एल्गोरिथम टू ऐड टू नंबर्स। दो नंबर्स को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे एल्गोरिथम लिखनी है। तो स्टेप 1 हो जाएगा स्टार्ट और स्टेप 5 हो जाएगा स्टॉप। तो दो आपके बेसिक स्टेप हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप। सेकेंड स्टेप में आप इनपुट लोगे, थर्ड में आप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करोगे एंड लास्ट आप आउटपुट दिखा दोगे। तो यहाँ पे आप इनपुट लोगे, यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन रन करोगे एंड देन आउटपुट शो करोगे और आपका स्टॉप हो जाएगा। आपके नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कहीं कहीं पे मोर देन 1 हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो नंबर लिए ए एंड बी, उन दोनों नंबर का सम एक तीसरे वेरिएबल सम में इंसर्ट करवाया और अल्टीमेटली उस सम को प्रिंट करवा दिया। तो ये आपका बेसिक एल्गो है फॉर गेटिंग सम ऑफ टू नंबर्स। नेक्स्ट है, अगर आपको कोई सिंपल कैलकुलेटर बनाना है। कैलकुलेटर का मतलब यहाँ पे क्या है, आपको एडिशन भी करना है, माइनस भी करना है, इनटू भी करना है, डिवाइड भी करना है एंड रिमाइंडर भी निकालना है, रिमाइंडर भी निकालना है। ठीक है, तो रिमाइंडर निकालना है। ये सारी चीज़ें निकालने के लिए आपने क्या किया, दो इनपुट लिए, सबसे पहले स्टार्ट, सबसे एंड में यहाँ पे स्टॉप। यहाँ पे स्टेप मिसिंग है और आपको लिखना पड़ेगा। आपने यहाँ पे इनपुट लिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपके बढ़ गए बेस्ड ऑन डिफरेंट आउटपुट वी विल बी रिक्वायरिंग इन आवर एल्गोरिथम। तो यहाँ पे आपने प्लस कर दिया, नेक्स्ट में आपने माइनस कर दिया, लास्ट में आपने इनटू किया, डिवाइड किया एंड रिमाइंडर निकाल दिया। यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल ले लिया आपने टू फाइंड आउट द प्रॉपर मीनिंग। ठीक है, तो ये आपका एल्गोरिथम हो गया। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है उसके लिए भी सेम चीज़ है, स्टार्ट एंड स्टॉप। ठीक है, स्टार्ट एंड स्टॉप। यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए आपने एक वेरिएबल लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए एक वेरिएबल लिया और टाइम के लिए आपने एक वेरिएबल लिया। तो इसका फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पे हम t की जगह n यूज़ कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं P इंटू आर इंटू एन अपॉन 100। इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट डाउन करना है, इसके बेस पे आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट मीन्स साधारण ब्याज। प्रिंसिपल आपका मूलधन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ब्याज की दर और ये आपका टाइम, कितने सालों में आपका साधारण ब्याज इस रेट पे आपका इस सालों के लिए इस प्रिंसिपल पे ये आपका यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए सर्कल। अगर वॉल्यूम निकालना है सर्कल का वैसे वॉल्यूम नहीं होता है, ये रॉन्ग है, यहाँ पे इसको हम स्फेयर बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर। ठीक है, तो स्फेयर का वॉल्यूम निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई इंटू आर इंटू आर इंटू आर। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, 4/3 इंटू पाई इंटू आर आर आर। तो हमें इनपुट क्या लेना है, रेडियस ऑफ दिस स्फेयर। इसके बेस पे हमने क्या किया, अपने फॉर्मूले के थ्रू वॉल्यूम निकाल लिया और वॉल्यूम को एज एन आउटपुट प्रिंट करवा दिया। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बहुत सिंपल है, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता सी में। कोई नंबर ऑड है या इवन है, अगर ये चेक करवाना है तो सिंपली आपको नंबर लेना है, नंबर को 2 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर चेक करना है। अगर रिमाइंडर 0 आता है इट मीन्स द नंबर इज इवन, और अगर यहाँ पे 0 नहीं आता है तो ये स्टेप आपका बेसिकली स्किप हो जाएगा एंड गो टू स्टेप नंबर 4। तो हम 4 पे चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया जाएगा दैट नंबर इज ऑड। और अगर आपका नंबर इज यहाँ पे आता है इवन तो आपको स्किप कर देना है ये स्टेप, नहीं तो आपको सिंपली लिख देना है नंबर इज ऑड। यहाँ पे प्रॉपरली लिखा हुआ है, देखिए अभी मुझे ध्यान नहीं था मगर मैंने एल्गोरिथम देख के पहचान लिया कि क्या करना है। यहाँ पे रिमाइंडर चेक करना है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आपको लिखना है दैट नंबर इज इवन, नंबर
एक सम संख्या है और आपको स्टेप 4 स्किप कर देना है, तो हम इसको नहीं जाएंगे यहाँ पे और सीधे हम नंबर 5 पे चले जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई है। और इन केस अगर ये 0 नहीं आता है, अगर ये 1 आता है, तो हम नंबर इज ऑड प्रिंट करवा देंगे। इस तरीके से हम किसी नंबर को, कोई नंबर इवन है या ऑड है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इस तरह की एल्गोरिथम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस हम फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम के बीच में देख लेते हैं। एल्गोरिथम बेसिकली क्या है, फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं, राइट, दैट कैन बी रिटन इन सिंपल लैंग्वेज। इंग्लिश में भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जनरली हम इंग्लिश में ही लिखेंगे। और ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। इन्हीं स्टेप्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका फ्लो चार्ट कहलाता है। ग्राफिकल मीन्स पिक्चर की फॉर्म में। पिक्चर की फॉर्म में अगर आपने इन्हीं स्टेप को लिख लिया तो उसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। दीज आर इजी टू राइट एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन कंपैरिजन ऑफ फ्लो चार्ट। बहुत इजी होते हैं लिखने में, मगर इनको अंडरस्टैंड करना टफ होता है वर्सेस फ्लो चार्ट। अगर फ्लो चार्ट की बात करें, फ्लो चार्ट बहुत डिफिकल्ट टू ड्रॉ होते हैं मगर इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, समझने के लिए बहुत इजी होते हैं। ये कोई स्ट्रिक्ट रूल फॉलो नहीं करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, इसका एक फीचर होता है मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी का मतलब वही है कि आप इसको मल्टीपल तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसका कोई स्ट्रिक्ट पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, जबकि ये एक स्ट्रिक्ट पैटर्न फॉलो करते हैं। तो यही कुछ बेसिक डिफरेंस हैं बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। तो यहीं पे आज हम अपनी यूनिट 1 फिनिश करते हैं। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जितना लाइक करेंगे रीच बढ़ेगी वीडियो की, आपके लिए और बेटर कंटेंट आएगा। शेयर कीजिए और यहाँ पे कोई भी क्वेरी है आपकी तो उनको कमेंट कीजिए। टेलीग्राम चैनल एक अवेलेबल है नॉल नेस्ट के नाम से, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे या इसको आप अगर ब्राउज़र पे अपने डालेंगे तो आप सीधे नॉल नेस्ट के चैनल पे आ सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी पे तो भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड बाय।